पीपल कनेक्ट की बातें, टेम्पल्स को फिजिकली नेटवर्किंग करते हुए, डिजिटाइज करते हुए एक रिसोर्स बनाना। भारत के टेम्पल्स को लेकर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुलकर्णी भाई ने यहाँ पे उसको छोड़ दिया, मुझे लगता है उनको लगा होगा कि दो चार मंदिर वाले तो नहीं बैठे, लेकिन वो बातें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। टेम्पल की ओनरशिप को लेकर इश्यूज हैं और ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब तक वो ओनरशिप के इशू सॉल्व नहीं होते तब तक वो नेशनल इकोनॉमी में फ्लो कैसे आएगा, तब तक हमारे पास क्या डेटा होगा। उस टेम्पल से सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यानी जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्या हो रहा है। एक टेम्पल अगर 1 करोड़ रुपए पर डे भी कमा रहा है तो उसका आउटफ्लो क्या है, और वो किस तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है और कर सकता है, इसकी व्यवस्थाएं भी, ये बहुत सारे अभी लीगल क्वेश्चंस या लेजिस्लेटिव क्वेश्चंस भी बनेंगे जिन पे रेगुलेशन शुरू होना चाहिए। ये अगले समय की क्वेश्चन है कि हमारे पास स्ट्रेंथ तो ये है पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का यूज़ क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हाउ इफेक्टिवली वी आर एबल टू मल्टीप्लाई द इकोनॉमिक जनरेशन दैट इज मेड थ्रू द टेम्पल और थ्रू कल्चर। ये एक इशू है जिसके ऊपर आपको इसलिए विचार करने को बार बार कहता हूं। आपको का मतलब वो नहीं है ऊपर वाले तो मजा ले रहे, आपको कहता हूं इसलिए क्योंकि ये बात अगर शिक्षा के सदनों से नहीं निकलेगी तो राजनीतिक सदनों से निकलने की अपेक्षा भी मत करिएगा। बौद्धिक काम आप ही को करना है, वहां दूसरा काम है। पहुंचने की उम्मीद हम सबको है, लेकिन वहां काम दूसरा है। बौद्धिक काम आप ही को करना है। कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने हैं, फॉर्मूले आपको डेवलप करने हैं, प्रिंसिपल्स आपको डेवलप करने हैं, एक्शन प्लान आपको डेवलप करना है, नीतियां आपको बनाकर देनी है। और ये अगर नहीं होगी तो फिर हम केवल शिकायतें करते रहेंगे और उधर से कुछ होना नहीं है। साल में 100 दिन तक चलने वाली संसद से आप 365 दिनों का आउटपुट क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, और उसमें भी आधा टाइम झगड़ा होना है। सो वी हैव टू डू आवर रोल। और शायद यही बात मैं यहां से कहना भी चाहूंगा इस मंच से, और क्योंकि एक शिक्षा और राजनीति के समागम में दो लोग बैठे हुए हैं, ये बात पहुंचा सकते हैं। मैं इस बात को हर मंच से कहता हूं कि अकेली प्रॉब्लम इस देश की अगर रह गई है तो वो है डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमिया एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ये इस देश की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गई है अब विकसित देशों में। विकसित कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर ये सारे इनपुट्स एकेडमिक्स से न लिए जाते हों। ये एकेडमिक इनपुट्स जो हैं वो आपको कोई दूसरा पक्ष दे नहीं सकता, और ये इन्वॉल्वमेंट जब तक नीतिगत रूप से नहीं होगा तब तक हमको ये प्रयास करते रहने पड़ेंगे कि हाँ, हम आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। वी हैव एक्शन प्लान, वी हैव द पॉलिसी, वी हैव द नेसेसरी इनपुट्स, एक्सपर्टीज, कंसल्टेंसी, हर चीज मेरे पास मौजूद है। यदि आप उसको लेंगे तो आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। ये काम हर जगह पर हमें कहना भी पड़ेगा और करना भी होगा। जब हम टेम्पल इकोनॉमी की बात करेंगे तो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। मैं टूरिज्म का भी विद्यार्थी हूँ, इसलिए बहुत गहराई से इस चीज़ को समझा है। और मल्टीप्लायर्स इतने इफेक्टिव किए जा सकते हैं। जब अयोध्या का पहला दीपोत्सव हुआ था तो अयोध्या के कुम्हारों के पास केवल और केवल 1 लाख दिए बनाने की क्षमता थी, इससे अधिक क्षमता ही नहीं थी। और हमें चाहिए थे 2.5 लाख पहली बार में। कुम्हारों ने हाथ खड़े किए, बोले नहीं भैया आप बनवा लोगे, अगली बार क्या होएगा। हमने कहा कि भगवान चाहेगा तो दीप जलाओगे तो शायद वो खुद ही आ जाएं, और अगली बार और अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इस बार मेहनत करो। इस बार उनकी कंडीशंस थी, हम 10,000 से अधिक दिया एक दिन में नहीं बना सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हाथ से चाक चलाकर हम इससे अधिक दिए नहीं बना सकते। सरकार ने हमको, प्रशासन ने एक सहयोग दिया, बोले कि हम आपको मंगा देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, कई जगहों पे बनते हैं। मैंने कहा फिर फायदा क्या। अयोध्या के दीपोत्सव का यदि अयोध्या की जनता को लाभ नहीं हुआ तो मल्टीप्लायर तो जीरो हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट परसेंट लीकेज। आई इंसिस्टेड, दे एग्रीड, दे कोलैबोरेटेड, कोऑपरेटेड। और आज की तारीख में यदि राकेश भाई जाते हैं तो अपनी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वहाँ आज 5 लाख दिए बनाने की क्षमता है। गांव इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रिक के चाक लगे हुए हैं,
मिट्टी की आपूर्ति करने वाले लोग तैयार हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। अब उनके पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर चले गए थे वे लौट आए हैं और अब दियों के साथ टेराकोटा का काम भी कर रहे हैं। दिस इज द इम्पैक्ट। अब उनकी क्षमता है कि वो वापस इकोनॉमी में कुछ डाल सके। मेरी क्राइसिस ये है कि हम एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन देना पड़ रहा है। ये मिसमैच तब खत्म होगा जब हर स्टेक होल्डर के पास उससे कुछ निकलने का भी साधन निकलेगा और उसे कंट्रीब्यूट करने की क्षमता विकसित होगी, तब ये जाकर साइकिल पूरी होती है। 5-6 और अरबपति बन जाएंगे इस देश में, उससे आप हमारी पब्लिक तक ये बात, पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, तब तक हो सकता है आपके पास 80-85 लाख लोग और बढ़ जाएं जिन्हें आपको खाना देना है। इसलिए स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हुए इन चीज़ों को हमें इकोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा। केवल 2 पॉइंट और देना चाहूँगा आपके लिए, खासतौर से विशेष रूप से आप विचार करो आगे चल के। जब हम कल्चर की बात करते हैं, इंडिया सेंट्रिक बात करते हैं, तो क्या हम, जिस पर एक कॉन्फ्रेंस हम लोग प्लान कर रहे हैं, राम के आधार पर क्यों नहीं इकोनॉमी की, राम बेस्ड इकोनॉमी नेशंस, राम से जुड़े हुए 60 देश हैं, उसमें से आधे इस्लामिक हो चुके हैं लेकिन राम पर हैं, तो क्या हम राम का ग्रुप नहीं बना सकते? ये कल्चरल कनेक्ट है। हम कृष्ण के बेस पर क्यों नहीं बना सकते? ये कल्चरल कनेक्ट है। ऐसे देशों को आपसे जुड़ने के लिए किन्हीं और आधारों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और हमारे पास एक कल्चरल आधार होगा, रामायण आधार है। आप बिलीव करेंगे, हम लोगों ने अयोध्या शोध संस्थान के साथ ये तय किया कि हम एक इंसाइक्लोपीडिया ऑन रामायण बनाएंगे। स्वर्गीय वाईपी सिंह जिंदा थे और हम और वो बैठकर 3 घंटे तक चर्चा करते रहे और ये तय हुआ कि 6 वॉल्यूम भर का तो मटेरियल है और हम लोग इसको तैयार करते हैं, सरकार से पैसा मांगते हैं। अगले हफ्ते उनका फ़ोन आया कि पैसा स्वीकृत हो गया है सर, कुछ और इनपुट्स आ रहे हैं, एक मीटिंग करते हैं। हम लोगों ने एक मीटिंग की। आप बिलीव करेंगे, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में उनकी डेथ हुई कोरोना के कारण, 300 वॉल्यूम का सामान हमारे पास था और 16 करोड़ रुपए की सपोर्ट हमें आ चुकी थी। ये था रामायण का विस्तार जिससे हम खुद अनभिज्ञ थे। तो ये कल्चरल आधार के आधार पर हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? इकोनॉमी को जोड़ने के कल्चरल रूट्स भी तय किए जा सकते हैं क्योंकि वहां बड़ी यूनानिमिटी है। एक बार मुझसे पूछा गया कि सार्क नेशंस को मिलाकर कुछ किया जाए क्या? मंत्रालय कुछ चाहता है, सोचिए इसके ऊपर किस आधार पर हम जोड़ सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपस में सार्क नेशन सब लड़ी झगड़ रहे हैं, विशेष रूप से हम और हमारा पड़ोसी। उस समय नेपाल भी हमसे नाराज हुआ था ताज़ा ताज़ा। मैंने कहा 2 सजेशन हैं मेरे हिसाब से, 2 आधार लेकर चलो तो देशों की बाउंड्रीज कम हो जाएंगी, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हमें वीज़ा को लेकर करनी पड़ेंगी लेकिन काम बन सकता है। एक तरफ से चलाओ शक्तिपीठ सर्किट जो कि लगभग 5 देशों में मौजूद है और दूसरी तरफ चलाओ सूफी सर्किट जो कि लगभग हर देश में मौजूद है। एक में भारत सेंट्रिक हो जाएगा और एक में भारत सहित अन्य देश भी जुड़ जाएंगे। ये सभी आधार, और आधार शुद्ध कल्चरल है। तो कल्चर के आधार पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हो सकें जिससे हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज को जब बाहर करेंगे तो हमारे पास बाहर से टूरिस्ट आना शुरू होता है। आपको आश्चर्य नहीं होता है कि बुद्ध जिनका जन्म यहाँ हुआ, बुद्ध जिनका सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ हुआ, मूर्तिकला के जन्मदाता माने जाते हैं बुद्धिज्म के बाद से मूर्तिकलाएं प्रारंभ हुई भारत में। उस बुद्ध को लेकर भारत में टूरिस्ट क्यों नहीं आता है? और जो आता है वो श्रीलंका से आता है और श्रीलंका से आने वाला बुद्धिस्ट टूरिस्ट हमसे कुछ लेकर जाता है, देकर कुछ नहीं जाता है। क्यों नहीं आता? आपको आश्चर्य नहीं होता है कि बुद्धिस्ट देशों में सबसे बड़े देश चीन, जापान, थाईलैंड, यहां से टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो पता है क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपके दिमाग में छोड़ जाता हूं इस क्वेश्चन को। मैं इस पे काम कर चुका हूं। तो ये क्यों नहीं आधार बनता? इसलिए इसका मतलब ये है कि रिलीजन और कल्चर नेसेसरी आधार नहीं हो सकता, इमोशनल आधार नहीं हो सकता फॉर बेनिफिट ऑफ टूरिज्म ओनली। हमें उसको कुछ इंगेज करना होगा, नेटवर्क करना होगा, बनाना होगा, शेपिंग करनी होगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना होगा, तब उसको कुछ उसकी वृद्धि की कल्पना की जा सकती है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कल्चर में जो हम लोग फिजिकल कल्चर की बात करते हैं, बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ये तो आपके पास मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स ही हैं, लेकिन इन्नेट कल्चर के मामले में इंडिया के पास बहुत कुछ देने को है दुनिया को। आप म्यूज़िक के जन्मदाता हैं, नाट्यशास्त्र के जन्मदाता हैं, कला के जन्मदाता हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें, लेकिन केवल जन्मदाता कहने से नहीं मिलेगा टूरिस्ट। हम म्यूचुअली एक दूसरे को दे सकते हैं कुछ न कुछ। बिल्डिंग्स भी दे सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो अभी कुलकर्णी सर से बात हो रही थी भोजन के टाइम पर, वो भोजन वाली सारी बातें भूल गए, वो भोजन पे ही रहेंगे लगता। तो आप इन सबको भोजन कराओ एक दिन। वो बात जो आपने कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल होना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग्स भी बन सकती हैं। देखिए, आधुनिकतम बिल्डिंग है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत का लेटेस्ट अट्रैक्शन जिसको आप कहते हैं। एंड लुक एट द वे इट अट्रैक्ट्स द क्राउड एंड हेल्प्स द इकोनॉमी। अर्थात अगर वेल मैनेज किया जा सके तो हमारे पास जो स्थित हैं पहले से, वो इससे भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यू नीड टू मैनेज। ये पैकेजिंग जो की है गुजरात ने, वो अद्भुत है, और वो पैकेजिंग की आवश्यकता हमें लगभग हर स्थान पर है। जैसे ही वो काम कम करेंगे, अट्रैक्शन के मामले में आपके पास जो अवेलेबल है वो अद्भुत है। इंटरप्रिटेशन, ये एक बहुत बड़ा काम है जो अगेन दिस कम्स टू अस। ये है क्या? ये ताजमहल है, ये तो सब जानते हैं ताजमहल है, फिर एक बार देख लिया, दैट्स इट। फिर प्रवीण मोहन की तरह आपको काम करना पड़ेगा। हर मॉन्यूमेंट जो भारत में, जिसको हम एंशियंट कह सकते हैं या पुराना प्राचीन कहते हैं, हर मॉन्यूमेंट एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है अपने आप में। जिस समय आप एक पत्थर को हिलाने की क्षमता नहीं रखते थे अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न हिस्ट्री, उस समय आपने 300-300 फुट ऊंचे मंदिर बनाए हैं। ये साइंस के एक्सप्लेनेशन कौन देगा? ये हमें देने होंगे। इसीलिए मैंने प्रवीण मोहन का नाम लिया। आप उनकी यूट्यूब पे देखिएगा, कम से कम 1500 से अधिक उन्होंने इस काम को किए हैं। गुजरात के भी रानी की वाव का उन्होंने इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा किया। तो उनकी साइंस को एक्सप्लेन करते हुए, जैसे ही आप उनकी साइंस को एक्सप्लेन करेंगे, आप रिलीजियस कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे और आप लॉजिकल बन जाएंगे। और जैसे ही आप लॉजिकल बन जाएंगे, इट विल ऐड टू योर ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे काम हम लोग कर सकें। और ऑफ कोर्स भोजन नहीं करने के लिए नहीं इनवाइट नहीं कर रहा, जो कलनरी वैरायटी हमारी भारत की है और जो कलनरी साइंसेस हैं, आदरणीय संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में एक किताब लिखी गई थी भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा, कोविड थर्ड वेव एंड बियॉन्ड। 6 IIT के डायरेक्टर्स, 2 एम्स के डायरेक्टर्स और एक वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का मिलकर उन्होंने कंपाइल की थी पुस्तक। और केवल जिस्ट बताता हूँ, जब मैंने उनसे पूछा प्रोफेसर भट्ट से कि आपको क्या लगता है भारत ने कोरोना को कैसे झेला, उन्होंने कहा आपने, हमने नहीं झेला, हमारी मदर के किचन ने झेला। और अगर हमारी मदर के पास वो व्यावहारिक ज्ञान नहीं रहा होता तो हम सब मर गए होते। ये हमारी कलनरी साइंसेस थी जो हमारे पुरखों ने हमें दी थी, हमने बगैर क्वेश्चन के उनको अडॉप्ट कर लिया, हम बच गए। और वे शहर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए जहां हमारे पारंपरिक किचन समाप्त हो चुके हैं। मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, यही शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे जहां आपके पारंपरिक किचन खत्म हो चुके थे। बाकी किचन में हमारे राजपूत सर ने काढ़ा पी पी के और पिला पिला के खुद को भी बचाया और बंदरों को भी बचाया। ये पारंपरिक पाक विज्ञान है जो भारत की एक और कल्चरल एंटिटी है, जिसके ऊपर हमें बहुत सारे काम करने होंगे। निशा जी को खाना बनाना अच्छा आता है, आप इस साइंस पर ज़रूर काम करो। और मुझे लगता है कि ये जो कलनरी साइंसेस के ऊपर जब हम काम करेंगे तो यू बिकम अनदर ह्यूज डेस्टिनेशन फॉर फूड पर्पजेज अलोन। ये कुछ शुरुआत के टेक अवे पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सो वील डू जस्टिस टू द कॉन्क्लेव। आई एम थैंकफुल टू बोथ माई कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर हैविंग स्पेंड टाइम। निशा जी ने अपने क्रोध पे काबू रखा, लगातार लेट हो रही थी, मैं भी क्रोधित हो रहा था, लेकिन मैं काबू रखे हुए था। लेकिन हमने दोनों लोगों ने अपने अपने में काबू रखा और इस सेमिनार, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ वैल्यू एडिशंस हुए होंगे
कुछ टेक अवे पॉइंट्स आपके बने होंगे. वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.